students, good morning to all of you and welcome in ASR. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्न रसायन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 केमिस्ट्री, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको एक बेसिक सी बात मैं बताऊंगा आपको। देखिए, आप सभी को मालूम है स्टूडेंट्स कि हमारी जो पृथ्वी है ये अनगिनत तत्वों से भरी पड़ी है, जिनमें अब तक वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 118 तत्वों की डिस्कवरी, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन 118 तत्वों में 92 एलिमेंट, 92 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं। इसके अलावा बाकी जितने तत्व हैं वो सभी तत्व आपके नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कृत्रिम तत्व होते हैं। इन सभी 118 तत्वों में जो आपके 90 एलिमेंट हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कुल तत्वों की संख्या की, जो हमारे कुल तत्व हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वो मैंने बताया आपको 118 एलिमेंट। कितने बताया हमने? 118 तत्व आपको बताया। ठीक, इन 118 तत्वों में जो आपके माने जाते हैं प्राकृतिक तत्व जो माने जाते हैं आपके नेचुरल एलिमेंट जो हैं आपके, वो आपके 92 तत्व हैं। कितने तत्व हैं आपके? 92 एलिमेंट। ओके, अब इन सभी 118 तत्वों में से जो आपकी धातुएं हैं, ये मानी जाती हैं 90। जो आपके 90 तत्व हैं ये क्या है? आपकी धातुएं हैं। इनमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी है। कुछ लोग 88 धातुएं बोलते हैं, लेकिन राउंड फिगर आपके 90 तत्व आपके ऐसे हैं जो आपके धातुएं हैं। अच्छा, ये जो धातुएं हैं आपकी, इन धातुओं में क्या है? इन धातुओं को प्राप्त कैसे करते हैं? इन धातुओं को बेसिक सी विधियों द्वारा, कुछ रासायनिक और भौतिक प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। इन्हीं प्रक्रमों के बारे में हमको इन चैप्टर्स में पढ़ना है। देखिए, अगर मैं बात करूं इन 118 तत्वों के बारे में, तो अर्थ क्रस्ट में, भूप्रवर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, जिसकी परसेंटेज बाय वेट, जिसकी भार अनुसार प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल, जो संकेत है, ये आप सभी बच्चों को मालूम होगा, इसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी परसेंटेज बाय वेट, यानी कि भार अनुसार प्रतिशतता जो अर्थ क्रस्ट में है, वो है आपकी 46.6%। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कि इन 118 तत्वों में पृथ्वी में सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस किसकी है? ऑक्सीजन की है। इसके बाद में ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन एक मेटालॉइड है, आप सभी को मालूम होगा। इसकी सिंबल SI होगा और इसकी एग्जिस्टेंस होती है 27.7% भार अनुसार, 27.7% भार अनुसार सिलिकॉन आपका पृथ्वी में पाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा तत्व है आपका एल्युमिनियम। तीसरा तत्व आपका धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तत्व जो है, इसको हम Al सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी परसेंटेज 8.3%। ये भू प्रॉपर्टी में 8.3% प्रेजेंट होता है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसकी मैक्सिमम परसेंटेज जो है आपकी, ये चिकनी मिट्टी में आपको, जिसको क्ले बोलते हैं, उसमें आपको मिलती है। इसके अलावा ये अभ्रक वगैरह में मिलता है, माइका में मिलेगा आपका, और इसकी कुछ अमाउंट रत्नों में भी होती है, और रत्नों में एल्युमिनियम आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कई सारे आपके रत्न ऐसे होते हैं, जैसे मैं रूबी की बात करूं या फिर नीलम की बात करूं, तो रूबी में आपका क्रोमियम एलिमेंट और नीलम में आपका कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है।
हालांकि रूबी और नीलम इन दो रत्नों में क्रोमियम और कोबाल्ट की परसेंटेज ज़्यादा नहीं होती है। इसके कंपैरिजन में एल्युमिनियम की परसेंटेज एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में रत्नों में ज़्यादा होती है। अब अगर मैं बात करता हूँ सब इसके बाद जो आपका धातुओं में, अगर मैं धातुओं की बात करूँ, धातुओं में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बाई वेट भार अनुसार प्रसिद्धता आपके एल्युमिनियम की है, और इस एल्युमिनियम के बाद में भार अनुसार प्रसिद्धता सबसे ज़्यादा किसकी है? आयरन की। हम ये कह सकते हैं कि जो आपका दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो धातु है वो आपका है आयरन। इसको हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Fe जो आयरन है आपका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब इसका यूज़ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत है, ये बहुत ज़्यादा आपका यूज होता है औद्योगिक रूप में। इसके अलावा इसके काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी यूज है। देखो एल्युमिनियम और आयरन ये दो आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है आपका, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप आगे बात करें तो एल्युमिनियम और आयरन जो है आपके, ये आपकी बॉडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन जो है आपका आपकी बॉडी के लिए काफ़ी, कोई जैविक तंत्र जो है आपका उस जैविक तंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी एल्युमिनियम और आपका आयरन ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन सभी तत्वों का निष्कर्षण, इन सभी तत्वों को हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करते हैं। ये तत्व प्रकृति में दो रूपों में पाए जाते हैं। ये तत्व प्रकृति में आपके मुक्त अवस्था में एवं संयुक्त अवस्था में दो रूपों में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इन तत्वों की उपस्थिति की बात करूं, तत्वों की उपस्थिति, अकरेंस ऑफ एलिमेंट, तो प्रकृति में तत्व आपके बेसिकली दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला आपका मुक्त अवस्था में, और दूसरा आपका संयुक्त अवस्था में। इन फ्री स्टेट मुक्त अवस्था में एंड इन कंबाइंड स्टेट संयुक्त अवस्था में। देखिए वे तत्व जिनकी क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है, जैसे मैं बात करूं गोल्ड की, जैसे बात करूं सिल्वर की, मैं बात करता हूं प्लेटिनम की। जिन तत्वों की रासायनिक सक्रियता बहुत कम होती है वो तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था मिलते हैं। कॉपर भी कुछ मात्रा में फ्री स्टेट मिलता है। और जो तत्व आपके जिनकी रासायनिक क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, या फिर अगर मैं धातुओं के बारे में बात करूं तो जिन धातुओं की विद्युत धनात्मकता बहुत अधिक होती है और जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं वो धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था पाई जाती हैं। प्रकृति में संयुक्त अवस्था में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खनिज, दैट मीन्स मिनरल। प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में संयुक्त अवस्था में मिलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खनिज। हर अलग आपका जो भी धातु होगी उससे खनिज आपके अलग अलग होंगे। एल्युमिनियम का खनिज आपको एल्युमिनियम के अलग मिलेंगे और आयरन के खनिज आपको अलग मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा खनिज की डेफिनेशन आपको ये स्क्रीन में दिख रही होगी। खनिज के बाद में अगर मैं बात करता हूँ अयस्क की, अयस्क क्या होते हैं? अगर बेटा अयस्क की बात करूँ यानी कि ओर की बात करता हूँ तो अयस्क आपके वे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं को
आसानी पूर्वक एवं कम खर्च पे प्राप्त किया जा सकता है। अयस्क आपके, जैसा स्क्रीन में आपको डेफिनेशन दिख रही है, अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं को आप आसानी से और कम खर्च पे निष्कर्षित कर सकते हो। जिस प्रकार अलग अलग धातुओं के अलग अलग खनिज होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग धातुओं के अयस्क भी अलग अलग होते हैं। अयस्कों को खनिज कह सकते हो, लेकिन खनिज आपके अयस्क नहीं बोले जा सकते हैं। प्रत्येक अयस्क खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं है। इसके अलावा खनिजों से या अयस्कों से जब धातुओं को पृथक कर लिया जाता है, तो पृथक कर लेने के बाद में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कई सारे अवांछनीय पदार्थ उसमें उपस्थित होते हैं। उन अवांछनीय पदार्थों को हम बोलते हैं आधात्री बोलते हैं या फिर गैंग बोलते हैं, आधात्री या गैंग। इसके अलावा जो जैसे एल्युमिनियम है आपका, एल्युमिनियम के आपके अयस्क अलग होंगे। जैसे बॉक्साइट अयस्क आपका एल्युमिनियम का आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन, एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण करते हैं, वो बॉक्साइट से करते हैं। आयरन के अलग अयस्क होते हैं, फेरस सल्फाइड, जिसको आयरन ग्लास बोलते हैं, आयरन पायराइट। इसके अलावा जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास। तो अयस्कों का जो वर्गीकरण है, अगर मैं बात करता हूँ अयस्कों के वर्गीकरण की, तो आपकी स्क्रीन में अयस्कों का वर्गीकरण साफ सुथरा दिख रहा है। जहाँ पे जितने भी अयस्क हैं, एल्युमिनियम के अयस्क आपको अलग दिख रहे हैं, कॉपर के अयस्क आपको अलग दिख रहे हैं, आपको जिंक के अयस्क अलग दिख रहे हैं, आयरन के आपको अयस्क अलग दिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन अयस्कों को, ये जो आपके सामने वर्गीकरण दिख रहा है इस टाइम, ये वर्गीकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपका अयस्क का क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर अयस्क का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, या किसी धातु का अयस्क कौन सा होता है, या नाम से उस अयस्क का फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है। तो जो स्क्रीन पे आपको इस समय दिखाई पड़ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों की कॉपी में नोट कर लें। चलिए देखिए, इसके बाद में हम लोग अब बात करते हैं कि अयस्कों से धातुओं को किस तरह निष्कर्षित करेंगे। तो अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण करना धातु कर्म कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ धातु कर्म की, एक डेफिनेशन आपकी नॉर्मली पूछी जाती है, धातु कर्म यानी मेटलर्जी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन में दिख रही होगी कि अयस्कों से धातुओं को सरलतापूर्वक एवं कम खर्च पर निष्कर्षित करने की पूरी क्रियाविधि धातु कर्म कहलाती है। जब हम अयस्कों से धातुओं को पृथक करते हैं, तो अयस्कों से धातुओं को पृथक करने के लिए हम लोग कई सारे भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग करते हैं। उन भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का एक मिला जुला रूप धातु कर्म कहलाता है। मेटलर्जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब धातु कर्म में अयस्कों के साथ क्या क्या होता है, या अयस्कों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, या धातु कर्म में कौन सी प्रक्रियाएं होती है, वो प्रक्रिया आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होंगी। सबसे पहला, जैसा कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले अयस्कों का पीसना, दूसरा आपका कमेंट है अयस्कों का सांद्रण, तीसरा जो प्रक्रम होगा आपका, वो होगा आपका सांद्रित अयस्क से तत्व का निष्कर्षण, मतलब धातुओं का निकालना, और चौथा जो पॉइंट आपके स्क्रीन में दिख रहा है, वो पॉइंट आपका है आपका निष्कर्षित धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना, मतलब कि निष्कर्षित धातुओं का शोधन। अयस्कों का पीसना अलग वर्क होता है आपका, सांद्रण अलग वर्क होता है, सांद्रित अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण अलग वर्क होता है आपका, और धातुओं को शोधन ये अलग वर्क होता है। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं आपकी चारों प्रयोग होती हैं। इन चारों प्रक्रियाओं का प्रयोग करके आप लास्ट में धातु को प्राप्त करते हो। ये प्रक्रम हम प्रयोग करके, ये पूरे प्रक्रम आपके धातु कर्म के अंतर्गत आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो प्रक्रम आपका है वो है धातु का पीसना, अयस्कों का पीसना।
तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको स्क्रीन दिख रहा है, अयस्कों का पीसना। अयस्कों को पीसते किस तरह है? अयस्कों को अगर आपको पीसना है तो अयस्कों का पीसने में हम लोग एक स्टैम्प मिल का प्रयोग करते हैं। खानों से जो बड़े बड़े अयस्क के टुकड़े प्राप्त होते हैं, उन अयस्क के टुकड़ों को हम लोग बारीक तोड़ लेते हैं, उसे बजरी में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैम्प मिल की सहायता से, क्रशर की सहायता से। इसके बाद में उसका हम लोग उसका पाउडर बना लेते हैं। क्या करेंगे? उसका पाउडर बना लेंगे। और उस पाउडर को, मतलब ये जो प्रक्रिया आपकी होती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग पिसा हुआ अयस्क का पीसना। जो पिसा हुआ अयस्क मिलता है, जो पाउडर मिलता है, उसको पिसा हुआ अयस्क बोलते हैं। और उस पिसे हुए अयस्क को हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप पे प्रयोग करते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था आपको, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण देखिए हम लोग किस तरह करते हैं। अयस्कों का जब आपको सांद्रण करना हो तो आप अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियों को, जैसे मिट्टी है, धूल है, इन कुछ घुलनशील अशुद्धियों को पृथक करने की विधि जो होती है आपकी, अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अलग अलग अयस्कों के सांद्रण को आप अलग अलग विधियों द्वारा सांद्रित करते हो, यानी अलग अलग अयस्कों के, अलग अलग धातुओं के अयस्कों के सांद्रण की विधि अलग अलग होती है। जैसे कॉपर है आपका, तो कॉपर के जो आपका मेन अयस्क होता है उसको कॉपर पायराइड बोलते हैं, उसके सांद्रण की विधि अलग है। आयरन, उसके सांद्रण की विधि आपकी अलग है। ठीक, जैसे आपका गोल्ड, उसके सांद्रण की विधि अलग है। अलग अलग धातुएं, अलग अलग अयस्क और उनके सांद्रण की विधि अलग अलग। तो अयस्क के सांद्रण की विधियां आपकी जो होती हैं वो आपकी बेसिकली 4 प्रकार की होती है। फेन प्लवन विधि आपकी होगी, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है आपकी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, और आपकी लीचिंग। ये 4 विधियां आपकी होती हैं। इन 4 विधियों से हम लोग अलग अयस्कों का पृथक सांद्रण करते हैं और सांद्रित अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अयस्क के सांद्रण की विधि कौन सी है। आज जो आपको पढ़ा है आपने, इस पूरे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेना। आज के जो सेक्शन मैंने पढ़ा है, इस सेक्शन में आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूं तो बोर्ड एग्ज़ाम, या फिर जेईई नीट की बात करूं तो इससे कॉमनली एक क्वेश्चन आपका पूछ ही दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे अयस्क के सांद्रण की विधियों के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।